फर्स्ट प्यूनिक वार रोम और कार्थेज के बीच लड़ी गई आधिपत्य की सबसे गंभीर और लंबी लड़ाई साल 264 बीसी से लेकर 241 बीसी तक यानी कि लगभग 23 वर्षों तक चला ये युद्ध पूरे विश्व के इतिहास का सबसे लंबा युद्ध माना जाता है, जहां दमन से लेकर युद्ध नीति तक हर दांव पेच देखने को मिले। मेडिटेरेनियन सागर की दो सबसे बड़ी शक्तियां रोम और कार्थेज के बीच हुए इस युद्ध को सबसे बड़े नौसैनिक युद्ध के रूप में देखा जाता है, जहां दोनों पक्ष एक से बढ़कर एक थे। दोनों की शक्तियां एक दूसरे से अलग थी और मन में अगर कोई चाह थी तो वो सिर्फ मेडिटेरेनियन सागर के स्वामित्व की, समुद्र के व्यापार की और समुद्र से जुड़ी हर उस चीज की जो किसी भी पक्ष को इतिहास में अमर कर सकती थी। तो आखिर इस युद्ध में कौन सा पक्ष मेडिटेरेनियन सागर की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा और आखिर कौन सी शक्ति विश्व की सबसे बड़ी समुद्री शक्ति बनी और आखिर क्या थी रोम और कार्थेज की इस समुद्री संघर्ष की कहानी। खैर रोमन्स को तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये कार्थेगिनियंस कौन थे और इनकी रोमन्स से क्या दुश्मनी थी, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, फर्स्ट प्यूनिक वार की कहानी जानने से पहले एक बार आप इसके सही मतलब को समझ लें, क्योंकि कार्थेगिनियन का सही मतलब इसी के अंदर छुपा हुआ है। आपको बता दें कि प्यूनिक शब्द लैटिन शब्द प्यूनिक्स से बना है, जिसका वास्तविक मतलब है फोनेशियन। फोनेशियन वास्तव में कार्थेगिनियंस को ही कहा जाता था। दरअसल कार्थेज पुरानी कार्थेगिनियन संस्कृति की एक समृद्ध राजधानी थी, जो कि तुनिशिया में तुनीस झील के पूर्वी हिस्से में आज भी मौजूद है। उस समय कार्थेज मेडिटेरेनियन सागर यानी कि भूमध्य सागर का एक इम्पोर्टेंट बिजनेस हब था। कार्थेज शहर फोनेशियन कॉलोनी से एक प्यूनिक साम्राज्य की राजधानी के रूप में तैयार हुआ, जिसका उस समय पूरे मेडिटेरेनियन सागर पर कब्जा हुआ करता था। पूरे भूमध्य सागर पर होने वाले व्यापार से लेकर समुद्र में होने वाले प्रत्येक हलचलों पर कार्थेज शहर यानी कि कार्थेगिनियन का अधिकार था। लेकिन अब कार्थेज को चुनौती मिलनी शुरू हो गई। भूमध्य सागर पर किसी गिद्ध के समान नजरें टिकाए रोम कार्थेज क्षेत्र में दखल दे चुका था और मेडिटेरेनियन सी पर अपनी धाक जमाते हुए रोम ने कार्थेगिनियंस को ललकारा। कार्थेगिनियंस मूल रूप से नाविक व्यापारी थे और रोम उनसे उनका वही अधिकार छीनना चाहता था। वास्तव में कार्थेज की समृद्धि का मुख्य कारण उनका समुद्री व्यापार ही था। पूरे भूमध्य सागर पर कंट्रोल होने के कारण वे समुद्री मार्ग से आसानी से दूसरे क्षेत्रों में पहुंच जाया करते थे। रोम की नजर कार्थेगिनियंस के उसी समुद्री व्यापार पर थी, लेकिन उसके लिए रोम को सबसे पहले मेडिटेरेनियन सागर को अपने नियंत्रण में लेना था। इसलिए 2064 बीसी में रोमन्स ने कार्थेज के उस क्षेत्र पर धावा बोलना शुरू किया, जो उनके समुद्री व्यापार का केंद्र था और वो क्षेत्र कई दूसरे क्षेत्रों को जोड़ता था। यानी कि अगर रोम उस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता तो मेडिटेरेनियन सागर का एक जरूरी हिस्सा उसके हाथ लग जाता और कार्थेज के समुद्री व्यापार पर अब रोम का आधिपत्य हो जाता। तो आखिरकार वो क्षेत्र कौन सा था जो कि कार्थेगिनियंस और रोमन्स के बीच हुए फर्स्ट प्यूनिक युद्ध की अहम कड़ी बना? आइए जानते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेडिटेरेनियन सी के सबसे बड़े आइलैंड सिसिली की, जो कि इटालियन पेनिनसुला के मेसिना स्ट्रेट के माध्यम से अलग होता है और आज के समय में वह इटली के कंट्रोल में है। तुनिशिया और सार्दिनिया जैसे क्षेत्रों के आसपास होने के कारण सिसिली आइलैंड कार्थेज के समुद्री व्यापार का अहम केंद्र बना। लेकिन सिसिली पर भी रोम की साम्राज्यवादी नीति का असर दिखने लगा। 264 बीसी में रोमन्स ने अपने सिसिली अभियान की शुरुआत की, जहां उन्होंने अपना सबसे पहला निशाना साइराक्यूज को बनाया और उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि साइराक्यूज सिसिली की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक थी और उसके साथ में आने का मतलब था रोम की जीत पक्का। जिसके बाद रोमन्स ने साइराक्यूज पर निरंतर रणनीतिक दबाव बढ़ाने शुरू कर दिए और एक लंबे संघर्ष के बाद साइराक्यूज ने रोमन्स से हाथ मिला लिया। जिसके बाद रोमन्स ने अपना अगला निशाना सिसिली आइलैंड के सबसे अहम स्थान एक्रेगस को बनाया, जो कि आज भी सिसिली के साउथ कोस्ट पर स्थित है। एक्रेगस शहर एग्रीगेंटो प्रांत की राजधानी है, जो उस समय के हिसाब से एक कार्थेगिनियंस के अंतर्गत आने वाला सिसिली का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र था। अपने सिसिली के अभियान के तहत रोमन्स ने साइराक्यूज के साथ मिलकर एक्रेगस पर धावा बोल दिया और कार्थेगिनियन सैनिकों को हराते हुए वहां मौजूद
हर एक चीज को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब रोमन्स और सिराक्यूस की संयुक्त सेना ने पूरे एक्रेगिस को घेर लिया, जिसके बाद 262 ईस्वी में कार्थेगिनियंस ने एक्रेगिस को रोमन से मुक्त कराने के लिए एक बहुत बड़ी सैन्य कार्यवाही की और उन्हें रोमन्स के हाथों एक भारी हार का सामना करना पड़ा। इस सैन्य कार्यवाही में भले ही कार्थेगिनियंस लोग हार गए, लेकिन उन्होंने अपनी विशाल नौसेना से युद्ध में बड़ी गहरी छाप छोड़ी और रोमन्स को भी उनकी नौसेना की शक्ति का एहसास हो गया। इसलिए कार्थेगिनियंस की उस विशाल नौसेना को टक्कर देने के लिए रोमन्स ने अपनी नौसेना तैयार की, जिसके बाद रोमन्स की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई और उन्होंने कार्थेगिनियंस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। एक्रेगिस में हुई उस लड़ाई के बाद भी रोमन्स ने कार्थेगिनियंस को कई और युद्ध में भी हराया और उनके अन्य स्थानों पर भी अपना कब्जा कर लिया। अब कॉर्सिका और सर्दिनिया नामक महत्वपूर्ण कार्थेगिनियन व्यापारिक क्षेत्र भी रोमन्स के हाथ लग चुके थे और इस लगातार मिल रही जीत से रोमन्स का हौसला बुलंद हो गया और वे उत्तरी अफ्रीका की ओर बढ़ने लगे। लेकिन युद्ध में अभी कार्थेगिनियंस का पलटवार होना बाकी था। बस फिर क्या था, अपनी प्रचंड नौसेना की शक्ति से कार्थेगिनियंस ने रोमन के उत्तरी अफ्रीका के हमले को रोक दिया और साथ ही कॉर्सिका और सार्दिनिया के क्षेत्रों को पुनर्मुक्त करवा दिया। युद्ध में ये पहली बार था कि रोमन्स को कार्थेगिनियंस की शक्ति का एहसास हुआ। अपने उत्तरी अफ्रीकी अभियान में भले ही रोमन्स विफल हो गए, लेकिन रोमन्स तो फिर भी रोमन्स थे। उन्होंने बहुत जल्द कार्थेगिनियंस के खिलाफ एक और जंग छेड़ दी। रोमन्स और कार्थेगिनियंस के बीच केप इकनॉमस की लड़ाई हुई, जहां कार्थेगिनियंस ने अपनी भारी नौसैन्य शक्ति का परिचय दिया, जिसे इतिहासकार विश्व की पहली नौसैन्य लड़ाई भी कहते हैं, जो कि एक लंबे समय तक चलती रही। इसी बीच युद्ध से तंग आकर कार्थेगिनियंस ने शांति प्रस्ताव पेश किया। साल 255 बीसी में कार्थेगिनियंस द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव की शर्तें इतनी कठोर थी कि उन्होंने आक्रमणकारियों को हराते हुए आगे की लड़ाई लड़ी। इस प्रस्ताव में एक दूसरे के सैनिकों को छोड़ने की बात कही गई, लेकिन जब रोमन्स ने अपने बचे लोगों को निकालने के लिए एक बेड़ा भेजा तो केप हरमाइन की लड़ाई में कार्थेगिनियंस ने इसका भारी विरोध किया, जिसके बाद अफ्रीका से बाहर कार्थेगिनियंस को भी भारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर इटली से लौट रहा रोमन बेड़ा एक भारी समुद्री तूफान की चपेट में आ गया, जिसमें उसके अधिकांश जहाज नष्ट हो गए और लाखों रोमन्स मारे गए। रोमन्स और कार्थेगिनियंस के बीच चल रहे इस फर्स्ट प्यूनिक वार में अब तक दोनों को बराबर की मार लगी और किसी के भी हाथों अब तक कोई जीत नहीं लगी। लेकिन रोमन्स को तूफान में हुए उस भयंकर नुकसान का फायदा कार्थेगिनियंस ने उठाया, जिसके चलते उन्होंने एक्रेगिस को दोबारा अपने नियंत्रण में ले लिया। अपनी इस जीत पर कार्थेगिनियंस काफी खुश हुए, क्योंकि उन्हें इस जीत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि उन्होंने रोमन्स की कमजोरी का फायदा उठाया था, जहां उन्होंने एक्रेगिस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, ताकि जब रोमन्स पुनर्संगठित होकर वहां वापस लौटें तो उन्हें यहां कुछ भी हासिल ना हो। लेकिन कार्थेगिनियंस की इस हरकत ने रोमन्स को उकसा दिया और वे बड़ी ही तेज गति से अपने आप को संगठित करने में जुट गए। रोमन्स ने तेजी से अपने बेड़ों का पुनर्निर्माण किया और आज के पैलेर्मो पर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि इस जगह को साल 254 बीसी में पेनोर्मस के नाम से जाना जाता था और ये वही समय था जब यहाँ रोमन शक्तियां हावी होने लगी। लेकिन इस जीत के बाद रोमन्स को फिर से एक भयंकर हानि का सामना करना पड़ा और फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में आने के कारण उनके 100 से भी अधिक नए जहाज नष्ट हो गए। रोमन्स की इस हानि ने कार्थेगिनियंस के हौसले फिर से बुलंद कर दिए, लेकिन इस बार उन्हें जीत नहीं मिली। रोमन्स को कमजोर समझकर कार्थेगिनियंस ने पेनोर्मस को मुक्त कराने की कोशिश की, लेकिन बदले में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। कार्थेगिनियंस के खिलाफ मिली इस जीत ने रोमन्स में ऊर्जा का संचार किया और उन्होंने सिसिली के अधिकांश हिस्सों को अपने कंट्रोल में ले लिया। साल 249 बीसी के आते आते रोमन्स ने फार वेस्ट में आखिरी 2 कार्थेगिनियन क्षेत्रों को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद रोमन्स और कार्थेगिनियंस के बीच अनेकों झड़प हुई, जहां रोमन्स ने कार्थेगिनियंस को भारी चोट पहुंचाई और कार्थेगिनियंस के बेड़ों को तबाह कर दिया। लेकिन कार्थेगिनियंस ने बहुत जल्द पलटवार किया और लगातार युद्ध जीतने शुरू किए, जहां कार्थेगिनियंस ने रोमन्स को ट्रेपाना और पिंचिया में बड़ी हार दी। रोमन्स इस मार को सह नहीं पाए और उन्होंने दोबारा खड़े होने का एक लंबा समय लगाया।
साल 243 बीसी में रोमन्स ने फिर अपने नए बेड़ों के साथ कार्थेगिनियंस पर पलटवार किया, जिसके बाद रोमन्स और कार्थेगिनियंस का संघर्ष एक बार फिर से शुरू हो गया। लेकिन 241 बीसी में फर्स्ट प्यूनिक वार के विराम का समय आ गया। 241 बीसी के एजेट्स आइलैंड की लड़ाई के बाद कार्थेगिनियंस को झुकना पड़ा और एक संधि के बाद इस युद्ध में कार्थेगिनियंस ने समझौता कर ली, जिसके बाद पूरा सिसिली आइलैंड रोमन साम्राज्य का अंग बन गया और फर्स्ट प्यूनिक वार में रोमन्स की जीत हुई। इस युद्ध में जीतने के बाद अब रोम पूरे मेडिटेरेनियन सागर का स्वामी बन चुका था और पूरा भूमध्य सागर उसका था और वहां होने वाले सभी समुद्री व्यापार उसी के अधीन थे। फर्स्ट प्यूनिक वार जीतने के बाद रोम का पूरे मेडिटेरेनियन सागर पर पूरे 600 साल तक राज रहा। लेकिन कार्थेगिनियंस अभी भी शांत नहीं हुए, उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी। पहली प्यूनिक वार भले ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन रोमन्स और कार्थेगिनियंस का अंदरूनी रणनीतिक संघर्ष जारी रहा, जिसका परिणाम हमें दूसरे और तीसरे प्यूनिक वार के रूप में देखने को मिला। खैर, इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो ये थी कहानी पहली प्यूनिक वार की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।